नमस्कार सभी साथियों को। तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। और हम लोग सीख रहे हैं हेडमास्टर में पूछे जाने वाले परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं, तो संभावित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात कि ये चैप्टर जो सिलेबस में है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोगों का यूनिट 3 चालू हो चुका है। यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3 का टॉपिक 1 अस्मिता निर्माण की समझ। तो शिक्षक बंधु, आपको ये पता होना चाहिए कि अस्मिता निर्माण क्या होता है। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान निर्माण की समझ, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले है अस्मिता निर्माण। तो एक हिंदी में उपयोग होने वाला शब्द है जिसका अर्थ है स्वाभिमान का निर्माण या अपनी पहचान की श्रृंगार, है ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना है बंधु कि स्वाभिमान का निर्माण या अपनी पहचान की श्रृंगार, यह एक अर्थपूर्ण शब्द है जो व्यक्ति की अपनी विशेषता, स्वाभाविकता और स्वाभिमान को समझने का एक तरीका है। और अस्मिता निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति को उसकी अनूठी पहचान को समझने, स्वीकार करने और मानने के लिए प्रेरित करना, है ना, ताकि वह क्या कर सके, ताकि वह जो है ना, अपने स्वाभाविक गुणों को समझ करके स्वयं को बेहतर तरीके से प्रकट कर सके और अपने स्वाभाविक पोटेंशियल को पूरा कर सके। अस्मिता निर्माण के बारे में और क्या कह सकते हैं कि अस्मिता निर्माण को विभिन्न सामाजिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्यों से समझने की प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अस्मिता निर्माण के समझ की यहां पर चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक समरसता। तो अस्मिता निर्माण मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान जिसको कहते हैं, एक पहलू सामाजिक समरसता के प्रति संवेदनशीलता और समर्थन को प्रोत्साहित करना है। यह सामाजिक न्याय, समानता और सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देता है, जो एक समृद्ध और समरस समाज के निर्माण में मदद करता है। जहां तक बात है स्वास्थ्य और देखभाल की, तो अस्मिता निर्माण का पहलू स्वास्थ्य और देखभाल की दिशा में भी है। एक स्वस्थ और समर्थ समाज के लिए लोगों को अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट है? शिक्षा, यानी अस्मिता निर्माण यानी सेल्फ रेस्पेक्ट निर्माण के माध्यम से शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह लोगों को उनके अद्वितीय प्रतिभा, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रतिभा, रुचियों और क्षमताओं को समझने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। सांस्कृतिक समृद्धि क्या है? तो अस्मिता निर्माण के माध्यम से सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। लोगों को उनके स्वयं के और अपने समुदाय के मूल्यों, उपलब्धियों और परंपराओं को समझने और महत्वपूर्ण मानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। नॉट मतलब इसमें महत्वपूर्ण बात यही निकल करके आया कि अस्मिता निर्माण को सामाजिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्यों से समझा जा सकता है और इसे व्यक्ति और समुदाय के संबंधों को स्थापित करने और समृद्धि को बढ़ाने का एक माध्यम माना जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अस्मिता निर्माण की समझ को विविध सामाजिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए हमें विभिन्न सामाजिक और संस्थागत दृष्टिकोणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य इसमें क्या है? तो सामाजिक दृष्टिकोण से अस्मिता निर्माण व्यक्ति या समुदाय के
स्वाभाविक सम्मान और स्थिति को समझने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को उसके समाज में स्थान और सम्मान के लिए सजग और समर्पित बनाता है। सामाजिक संदर्भ में यह आत्म प्रतिष्ठा, सहयोग और समरसता को बढ़ावा देता है और समुदाय के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संस्थागत परिप्रेक्ष्य। संस्थागत दृष्टिकोण से अस्मिता निर्माण संगठनों और संस्थाओं के भीतर कर्मचारियों की स्वाभाविक पहचान और समर्थता को विकसित करता है। यह एक संगठन की संरचना, सामर्थ्य और संगठनात्मक विकास में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संस्थागत परिप्रेक्ष्य से अस्मिता निर्माण का प्रयोग उत्कृष्टता, सहयोग और कार्य क्षमता के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। चलिए आगे के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति निर्माण या व्यक्तित्व विकास में अस्मिताओं का अभ्युदय बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि अस्मिता, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान जिसको हम लोग कहते हैं, व्यक्ति की अनूठी पहचान होती है। स्वाभाविकता और स्वाभिमान को प्रकट करते जब व्यक्ति अपनी अस्मिताओं को समझता है, अपने अहम को समझता है, अपनी बातों को समझता है और उन्हें स्वीकार करता है, तो वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने में सक्षम होता है। अस्मिताओं का अभ्युदय व्यक्ति को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। क्या क्या तरीकों से? तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान। देखते हैं क्या है। तो अस्मिताओं के अभ्युदय से व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को समझता है। यह उसे सामाजिक दबावों और संघर्षों के सामना करने में मदद करता है। अगला पॉइंट क्या है? स्वयं समर्पण। व्यक्ति अपनी अस्मिताओं को समझकर अपने काम में पूरी समर्पण के साथ जुट जाता है। यह उसे अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है और उसे उन्हें हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा पॉइंट है समृद्धि और समानता। अस्मिताओं का अभ्युदय व्यक्ति को स्वीकार करने से उसे अपने स्वाभाविक पोटेंशियल को समझने का अवसर मिलता है। यह उसे अन्य लोगों के साथ समृद्धि और समानता की भावना में आत्मसंवेदनशील करता है। समाज की सेवा की जहां तक बात है, तो अस्मिताओं के अभ्युदय से व्यक्ति को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्वों के प्रति जागरूकता होती है। यह उसे समाज की सेवा में सक्रिय भागीदार बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अस्मिताओं का अभ्युदय व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसे सकारात्मक और सतत रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। अस्मिता निर्माण की समझ में आंतरिक तालमेल की आवश्यकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कुछ प्रमुख कारण है कि आंतरिक तालमेल क्यों जरूरी है। ठीक है, स्वाभाविकता की पहचान के लिए जरूरी है। जैसे कि आंतरिक तालमेल के माध्यम से जब अंदरूनी रूप से तालमेल हो, एडजस्टमेंट हो, तो व्यक्ति को अपनी स्वाभाविकता को समझने में मदद मिलती है। मतलब आदमी नेचुरली क्या है, अंदर से क्या है, उसको वो समझने में मदद मिलती है। वो अपने आत्मविश्वास को समझता है और अपने स्वभाव को स्वीकार करता है। स्वाभिमान का संरक्षण भी होता है, इसमें प्रिजर्वेशन होता है कि आंतरिक तालमेल के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वाभिमान को समझता है और उसे संरक्षित रखने के लिए कार्यवाही करता है। संवेदनशीलता और सहानुभूति की यदि बात करेंगे तो इसमें क्या है, आंतरिक तालमेल व्यक्ति को अपने भावनाओं और भावनात्मक स्थितियों को समझने में सहायक होती है। यह उसे अन्य लोगों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति करने में मदद करता है। स्वयं का सामना, आंतरिक तालमेल के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और अपने दोषों और कमियों का सामना करता है। यह उसे स्वयं को संवेदनशीलता से सुधारने का अवसर देता है। और जहां तक बात रही व्यक्तित्व विकास की,
तो आंतरिक तालमेल के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सामग्री, अनुभव और संवाद को प्राप्त करता है। यह उसे अपने आत्मसमर्पण और अभिवृद्धि के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो नॉट की बात जानता हूं, इसमें इस प्रकार आंतरिक तालमेल से अस्मिता निर्माण की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता और व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों, संवेदनाओं और मूल्यों को समझने और स्वीकार करने में मदद मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। द्वंद्वात्मक अस्मिताएं कई प्रकार की हो सकती है। अस्मिता भी कई प्रकार की होती है। द्वंद्व वाला स्थूलतावाद, जिसको मटेरियलिज्म कहते हैं, है ना, यह व्यक्ति को केवल सामाजिक स्थिति, पैसा, सम्मान या अधिकतम समृद्धियों में ही आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। अहंकार, इगोइज्म जिसको कहते हैं, अहंकार व्यक्ति को अपनी अद्वितीयता और महत्व के बारे में अत्यधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उसका संपर्क अन्य लोगों से अधिकतम स्तर पर टूट जाता है। कामना, जिसको डिजायर कहते हैं हम लोग, यह व्यक्ति को सदैव और अनंतता की भावना में धकेलती है, जिससे उसकी असंतुष्टि और अधिकतमता का चक्कर में रहने की आदत होती है। और जहां तक अधिकार की बात है, डोमिनेंस, यह व्यक्ति को अपने परिवार, समुदाय या समाज में शासन और नियंत्रण के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसका संबंध और समृद्धि कम होती है। ये द्वंद्वात्मक अस्मिताएं व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को बाधित करती है, याद रखिएगा, और उसे स्वतंत्रता, समृद्धि और संतुष्टि की अनुभूति से वंचित करती है। इसीलिए अस्मिता निर्माण की समझ में द्वंद्वात्मक अस्मिता का प्रावधान करना अहम है, ताकि व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों को समझने और स्वीकार करने में सहायक हो सके और सकारात्मक दिशा में अपने विकास को अग्रसर कर सके। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हो गया आपका बंधु फिनिश। ठीक है, आपका यूनिट 1, यूनिट 2 का जितना चैप्टर है फिनिश हो गया। यूनिट 3 का ये प्रथम चैप्टर है, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, आप पीछे के ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग यूनिट 3 टॉपिक 2 लेकर के आए हैं, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण। तो ये प्रारंभ करने जा रहे हैं हम, इसको ध्यान से देखेंगे, ये खत्म होते ही ऑब्जेक्टिव क्लास चलाएंगे। तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के रूप में विद्यालय, संस्कृति एवं लोकाचार, शिक्षण, अधिगम, अभ्यास एवं वर्ग कक्ष में शिक्षक संवाद, है ना। तो विद्यालय जो है शिक्षक बंधु एक ऐसा स्थान होता है जहां शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अस्मिता का निर्माण करते हैं। यहां पर विभिन्न धाराओं में अस्मिता का विकास होता है, जैसे कि संस्कृति एवं लोकाचार, जिससे विद्यार्थी अपनी संस्कृति के प्रति समझ और सम्मान विकसित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षण, अधिगम, अभ्यास में विद्यालय विभिन्न शिक्षा तकनीकों का उपयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। इसमें शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे न केवल ज्ञान को प्रदान करते हैं बल्कि छात्रों के मनोबल को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी संवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम होता है जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं और उनके विकास में सहायक हो सकते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, मूल्यांकन अभ्यास, मूल्य प्रणाली विद्यालय में अद्वितीय महत्वपूर्णता रखता है। यह विद्यार्थियों के प्रगति को मापने और उन्हें उनके अध्ययन क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय की प्रच्छन्न पाठ्यचर्या भी अहम अंग है, क्योंकि यह छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने में मदद करता है और उन्हें नई ज्ञान और विचारों के साथ परिचित कराता है। समग्र रूप से कह सकते हैं कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां अस्मिता का निर्माण संभव होता है और जहां शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अपनी स्थानीय समाज और संस्कृति के प्रति समझ
और सम्मान विकसित करते हैं। अब देखिए आगे, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अस्मिता के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विकसित किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए कई तरह की पहल की जा सकती है। पहला क्या है, तो संस्कृति और लोकाचार का समावेश, है ना, दोनों का मिलन, दोनों का मिक्सचर जिसको कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि विद्यालयों में संस्कृति और लोकाचार के महत्व को समझाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे छात्रों की अस्मिता में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षण अधिगम अभ्यास, मतलब विद्यालयों में अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, स्तर को उन्नत करने के लिए, लर्निंग स्तर को उन्नत करने के लिए, सीखने के स्तर के उन्नत करने के लिए विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों को सक्षम बनाने के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास भी अच्छा होता है। विद्यालय में शिक्षक छात्र संवाद की बात की जाए तो विद्यालयों में निरंतर शिक्षक छात्र संवाद को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों को अपने विचारों को साझा करने और अपने अभिप्राय को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट क्या है, मूल्यांकन अभ्यास और मूल्य प्रणाली। छात्रों के अच्छे और गलत कार्यों को पहचानने और समझने के लिए मूल्यांकन अभ्यास और मूल्य प्रणाली को अपनाया जा सकता है। इससे छात्रों का व्यक्तित्व और नैतिकता विकसित होती है। ध्यान रखेंगे, विद्यालय की प्रच्छन्न पाठ्यचर्या मतलब अच्छे शिक्षा प्रदान के साथ साथ विद्यालयों को समाज में आदर्श बनाने और छात्रों को समाज में सही मान्यताओं और मूल्यों का संचार करने के लिए प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का अनुसरण किया जा सकता है। नोट, इसमें मुख्य बात यही है कि इन सभी पहलों के माध्यम से विद्यालयों में अस्मिता के निर्माण को समर्थित किया जा सकता है और छात्रों को समाज में स्वतंत्र और सक्रिय सदस्य बनाने में मदद मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय अस्मिता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया जाता है और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने का मुख्य केंद्र होता है। इसमें अध्यापकों की क्या भूमिका होती है, तो विद्यालयों में अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे छात्रों को न केवल शैक्षिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें संजीवनी शक्ति, संस्कार और सही दिशा देते हैं। उनकी सकारात्मक संरचना और नैतिक मूल्यों का उदाहरण छात्रों को अपनी अस्मिता को समझने में मदद करती है। ठीक है, शैक्षिक मिलन की जहां तक बात होगी तो विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के छात्र एक साथ आते हैं। यहां पर उन्हें एक दूसरे से समझौता करने, सहयोग करने और परस्पर सम्मान और समझदारी से व्यवहार करने का मौका मिलता है। इससे छात्रों की अस्मिता और सामाजिक सहयोग का अनुभव होता है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम की योजना। एक अच्छे विद्यालय में पाठ्यक्रम अस्मिता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम ऐसे निर्माण किए जाते हैं जो छात्रों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हैं। और शैक्षिक साक्षरता का अर्थ यह हुआ कि शैक्षिक साक्षरता का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों की अस्मिता को मजबूत करना। विद्यालयों में यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें सशक्त करें। नोट, इसमें मुख्य बात यही है कि इन सभी तत्वों के साथ विद्यालय छात्रों को समृद्ध और संबलित व्यक्तियों के रूप में परिणामी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यहां पर शिक्षा न केवल शैक्षिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती बल्कि विभिन्न पहलुओं में विकसित होने वाली अस्मिता को समझने और स्थापित करने के लिए भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग संस्कृति की भूमिका देखेंगे। संस्कृति विशेष रूप से विचारशीलता, सहिष्णुता और समृद्धि के माध्यम के रूप में अपने महत्व को दर्शाती है। विद्यालयों में संस्कृति को समझने और समर्थित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, समारोह और विद्यालय में समृद्धि को बढ़ाने के उपाय अपनाए जा सकते हैं। लोकाचार की भूमिका जहां तक है तो लोकाचार समाज में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विद्यालयों में लोकाचार के महत्व को समझाने और समर्थित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और उत्सवों का आयोजन किया जा सकता है। अस्मिता और विचारशीलता की संरचना में सहायक संस्कृति और लोकाचार के माध्यम से छात्रों को उनकी अस्मिता का महत्व और समृद्धि के साथ विचार करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये उन्हें सामाजिक सहयोग की भावना और समर्थन करते हैं। समृद्ध सामाजिक अनुभव की जहां तक बात करेंगे तो विद्यालयों में संस्कृति और लोकाचार को समझाने के माध्यम से छात्रों को एक समृद्ध और विविध सामाजिक अनुभव मिलता है। इससे उनकी अस्मिता और सामाजिक जागरूकता विकसित होती है। संस्कृति और लोकाचार विद्यालयों में अस्मिता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये उन्हें समृद्ध, समर्थ और समझदार नागरिकों के रूप में तैयार करते हैं। अच्छा, हम जो पढ़ा रहे हैं बंधु, इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो बता सकते हैं पर्सनल मैसेज करके। अभी एक बंधु लिखे थे कि आप फालतू बकवास करते हैं। हमको तो नहीं लगता है, इस नोट्स को पूरे अच्छे तरह से बनाते हैं बैठ करके, उसके बाद इसको हम आप तक पहुंचाते हैं। फालतू बकवास तो हमको तो नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको है तो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप निश्चित रूप से बातों को रखें। फेसबुक पर लिखते हैं, व्हाट्सएप पर तो थोड़ा सा वो सार्वजनिक हो जाता है। अपनी तकलीफ अगर कुछ है तो हमसे पर्सनल शेयर करें बंधु, हम तो तैयार हैं आपका सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। हम भी आपके बीच में एक शिक्षक ही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए इस बात का बंधु। चलिए आगे देखते हैं। अब जहां तक बात है व्यक्तित्व विकास की तो हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम अभ्यास विद्यार्थियों को उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। यह उन्हें उनके स्वाभाविक प्रतिभाओं, रुचियों और प्रेरणाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने में मदद करता है। स्वाधीनता का विकास। शिक्षण अधिगम अभ्यास छात्रों को स्वाधीनता की भावना को समझने और विकसित करने में मदद करता है। यह उन्हें अपने सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहायक होते हैं। नैतिकता और मूल्यों का अधिगम की जहां तक बात करेंगे तो शिक्षण अधिगम अभ्यास छात्रों को सही और गलत के बीच अंतर को समझाता है और उन्हें नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है। यह उन्हें समाज में उचित और सजीव नागरिकता के रूप में परिणत करता है। कौशल विकास की जहां तक बात करें तो शिक्षण अधिगम अभ्यास छात्रों के ज्ञान, कौशल और अनुभव का विकास करता है। यह उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए, विचार करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए और नए नए नवाचारी विचारों को विकसित करने में मदद करता है। सक्षमता और स्वाधीनता का विकास। शिक्षण अधिगम अभ्यास छात्रों को स्वतंत्र और सक्षम नागरिक बनाने के लिए उन्हें आत्म प्रकार, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की भावना का विकास करता है। इन सभी तत्वों के साथ शिक्षण अधिगम छात्रों को उनकी अस्मिता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें समृद्ध, समर्थ और संवेदनशील नागरिकों के रूप में तैयार करता है। चलिए देखते हैं आगे।
अब देखिए, वर्ग कक्षा में शिक्षक संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी आपको भी पता होगा, शिक्षक जो संवाद करते हैं बच्चों से, तो ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कारण बताया है कि यह शिक्षा प्रक्रिया को समृद्ध, संबलित और सहयोगी बनाने में मदद करता है। इससे न केवल शिक्षकों को छात्रों की जरूरतों और अभिरुचियों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि छात्रों को भी उनके विचारों और परिस्थितियों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मौका मिलता है। विद्यार्थियों की सहायता की जहां तक बात की जाए तो शिक्षक संवाद के माध्यम से शिक्षक छात्रों की समस्याओं और जिज्ञासाओं को समझते हैं और उन्हें उनकी शिक्षा योजना के अनुसार सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता का संरक्षण, शिक्षक संवाद के माध्यम से शिक्षक छात्रों के साथ अच्छे संवाद और सहयोग की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिससे शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता बनी रहती है। विद्यार्थियों की सामाजिक और आत्मिक विकास, इसमें क्या है, तो शिक्षक संवाद छात्रों को समर्थ और संवेदनशील नागरिकों के रूप में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें नैतिकता, समर्थता और सहनशीलता के मानकों को समझने और उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करता है। आगे देखते हैं, सहयोग और सामर्थ्य विकास, मतलब शिक्षक संवाद छात्रों को सहयोगी और सामर्थ्य बनाने में मदद करता है। यह छात्रों के बीच सहयोग और साझेदारी का वातावरण स्थापित करता है, जो उनके सामाजिक और आत्मिक विकास को बढ़ाता है। आधिकारिक और आधिकारिक विवादों का समाधान की जहां तक बात करेंगे तो शिक्षक संवाद छात्रों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करता है और यदि आवश्यक हो तो उनके बीच किसी आधिकारिक विवाद का समाधान भी करता है। ठीक है, इस प्रकार वर्ग कक्षा में शिक्षक संवाद छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें समृद्धि, संबलित और सहयोगी नागरिकों के रूप में तैयार करता है। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन अभ्यास, जिसको क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी का टेस्ट करना, मूल्यांकन करना हर तरह से, है ना। विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति, अध्ययन क्षमता, सामाजिक और आत्मिक विकास और अन्य गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियों की एक उपयोगिता होती है, जैसे वैश्विक मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रणाली में विभिन्न पहलुओं को मूल्यांकित किया जाता है, जैसे कि एकेडमिक प्रोग्रेस, क्या बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, क्या पढ़ रहा है ना, खेलकूद में इंटरेस्ट है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई में किस विषय में कितना नंबर आ रहा है उसको, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत विकास, है ना। यह एक समर्थनीय तरीका है जो अस्मिता के निर्माण में महत्वपूर्ण अंग हो सकता है। प्रतिकूलता प्रणाली दूसरा है। प्रतिकूल, अनुकूल दो शब्द होते हैं। प्रतिकूल मतलब विपरीत, विरुद्ध, है ना। तो विद्यार्थियों की कमियों को मूल्यांकित किया जाता है या उनकी गलतियों और कमियों पर काम करने का मौका मिलता है। इस क्षेत्र में यह छात्रों को स्वतंत्रता के साथ अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। जहां तक प्रशंसा और प्रोत्साहन प्रणाली की बात है तो इस प्रणाली में विद्यार्थियों की उत्कृष्टता को प्रशंसित किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इससे उनकी संतुलित अभिवृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सांस्कृतिक मूल्यांकन प्रणाली, इस प्रणाली में छात्रों की सांस्कृतिक और आधारभूत मूल्यों की मूल्यांकन की जाती है। इससे छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को समझने और समर्थित करने का अवसर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, विद्यालय के प्रच्छन्न पाठ्यचर्या भी शिक्षकों और विद्यार्थियों में अस्मिता निर्माण के स्थल के रूप में महत्वपूर्ण कारक होती है। इसमें विभिन्न गतिविधियों, अध्ययन सामग्रियों और विशेष प्रोग्रामों को शामिल किया जाता है जो छात्रों को समृद्ध, समर्थ और संवेदनशील बनाने में मदद करते हैं। संस्कृति और लोकाचार का समावेश, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विभिन्न संस्कृति और लोकाचार को समाहित करती है
और छात्रों को उनके मूल्यों और पारंपरिक धार्मिकता को समझने में मदद करती है। सामाजिक और आधारभूत शिक्षा, इसमें सामाजिक और आधारभूत शिक्षा बढ़ावा देती है और छात्रों को समाज में सक्रिय भागीदार भी बनाती है। विविध विषयों का समावेश, इसमें बहुत सारे विषयों का समावेश होता है ना। और तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर का एजुकेशन, है ना, ये टेक्निकल एजुकेशन के रूप में आता है। और सहयोगी और सामर्थ्य बनना, इसमें उद्देश्य होता है बच्चों को कि सहयोग की भावना विकसित करना और समर्थ बनाना। व्यक्तित्व विकास पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हो गया, आपका फिनिश हो गया है। नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। तो साथियों, आप जान रहे हैं कि प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है, हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और देख रहे हैं कि रोज मेरे व्यूज़ में वृद्धि हो रही है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। इसका मतलब आपको मटेरियल काफ़ी पसंद आ रहा है। देखिए, कहीं कोई त्रुटि अगर रह जाती है तो हमें बताइए ज़रूर। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पर्सनली भी बता सकते हैं बंधु। लेकिन वीडियो पर आप लोग कुछ गलत कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा मेहनत जो करते हैं आपके लिए थोड़ी तकलीफ हो जाती है वहाँ पर कि शिक्षक बंधु के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो गलत कमेंट कर देते हैं। तो जो भी शिकवा शिकायत हो ना, ये नंबर है, आप उस पर बेहिचक पर्सनली हमसे बताइए, हम निश्चित रूप से सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बंधु, आज हम लोग प्रधानाध्यापक की परीक्षा में आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है अवधारणा, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये नोट्स की संपूर्ण व्याख्या है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बंधु। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, तो यूनिट 3 टॉपिक 3 है ये। यूनिट 1, 2 कंप्लीट हो चुका है, आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। देखिए, अवधारणा, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रियाएं, स्कूल की पढ़ाई, अनुदेशन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना, शिक्षा के रूप औपचारिक रूप से, अनौपचारिक, निरौपचारिक, मूल्य प्रणाली एवं विद्यालय की प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शिक्षा एक व्यक्ति के बुद्धिमत्ता, ज्ञान और अनुभव को विकसित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास में सहायता करना होता है। शिक्षा मनुष्य को विभिन्न विषयों में ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करती है ताकि वह समाज में सकारात्मक योगदान कर सके। आगे देखेंगे, शिक्षा की प्रक्रिया में विभिन्न उपाध्यायों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह समाज में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ाने का माध्यम भी है। शिक्षा के अंतर्निहित तत्वों में क्या होता है, गणित है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भौतिक विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म शामिल होते हैं। इन तत्वों का सम्मिलन एक समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। सामान्य परिभाषा क्या है, तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, अनुभव, कौशल और संचार को संचित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के मन और शरीर के समूहों का विकास होता है। तात्विक परिभाषा की बात जहां तक है, तत्व से बना है तात्विक। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, आदर्श,
मूल्य, नैतिकता और संस्कृति को संचारित किया जाता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। शैक्षिक परिभाषा की जहां तक बात करें तो शिक्षा क्या है? एक संगठित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक संगठित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक या शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अनुभव सिखाया जाता है, जिससे उनका समग्र विकास होता है। अब नोट वाली बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है कि शिक्षा विशेष रूप से समाज में सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास को समर्थ बनाने का माध्यम होती है और समय के साथ उत्कृष्टता, सामाजिक न्याय और समृद्धि को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई है। ये नोट वाली बात है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है ये। आगे देखते हैं, स्कूल क्या है? तो स्कूल एक अस्थायी संगठन होता है जो क्या करता है, जो विभिन्न विषयों और कौशलों की प्राप्ति के लिए छात्रों को संदर्भ, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। यहां कुछ कुंजीकृत भूमिकाएं हैं जिन्हें स्कूल की पढ़ाई की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या क्या है? तो सबसे पहले है अध्यापक की भूमिका। क्या है अध्यापक की भूमिका? तो अध्यापक स्कूल में विषयों के प्रवेश को बताने और क्या, छात्रों को ज्ञान और कौशल प्राप्ति में मार्गदर्शन करने और उन्हें शैक्षिक प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री। स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री छात्रों को विभिन्न विषयों में गहराई से पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करते हैं और उनकी शिक्षा में समायोजन और संरचना सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, फिर देखिए छात्रों का अध्ययन समर्थन। मतलब हो गया इसका कि स्कूल छात्रों को उनके अध्ययन के समर्थन करता है, जैसे कि छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने, शैक्षिक समस्याओं को हल करने और उनके अध्ययन की प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करना। यह छात्रों का अध्ययन समर्थन हो गया। आगे देखते हैं, सामाजिकरण और विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो स्कूल जो है, स्कूल स्थूल वातावरण में छात्र सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को अनुभव करते हैं, जैसे कि समूह में काम करना, सहयोग करना और संवाद कौशल विकसित करना। संसाधनों का प्रबंधन की जहां तक बात है तो स्कूल विभिन्न शिक्षा संसाधनों का प्रबंधन करता है, जैसे कि किताबें, शैक्षणिक सामग्री और शैक्षिक उपकरण जो छात्रों की शिक्षा को समर्थन करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर आप यूजीसी नेट एजुकेशन का भी क्लास ऑनलाइन है क्या? नहीं भाई, राजीव भाई अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी ही होगा राजीव भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपको मैसेज करने के लिए। आप जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं हमसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है राजीव भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। समग्र स्कूल अनुभव छात्रों को व्यापक शैक्षिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है और उन्हें समाज में सक्रिय नागरिक बनाता है। आगे देखिएगा, अनुदेशन, प्रशिक्षण और शिक्षा देना शिक्षा की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अंग है। ये तीनों तत्व शिक्षा को प्रभावी और
सामग्रिक बनाते हैं और छात्रों को ज्ञान और कौशलों का समर्पित और सुचारू रूप से अध्ययन करने का माध्यम प्रदान करते हैं। अनुदेशन यानी गाइडेंस जिसको कहते हैं, अनुदेशन छात्रों को, विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में मार्गदर्शन करने का प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को सही दिशा में ले जाना, उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबोधित करना और उनके बढ़ते हुए विशेष प्रतियोगिता में सहायता करना होता है। प्रशिक्षण छात्रों को निश्चित विषयों में ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विषय के आधार पर होता है और छात्रों को विभिन्न विषयों में मास्टरी हासिल करने में मदद करता है। जहां तक शिक्षा देने की बात है तो इसमें देखते हैं हम लोग कि शिक्षा देना विभिन्न तरीकों से छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह शिक्षकों द्वारा कक्षा में पाठ देने, व्याख्यान प्रदर्शन और छात्रों के साथ संवाद के माध्यम से हो सकता है। शिक्षा देने का मकसद छात्रों को संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया के लिए प्रेरित करना और उन्हें विभिन्न अध्ययन समस्याओं का समाधान करने में मदद करना होता है। गर्मी काफी है बंधु, 500 वाट का लाइट लगा हुआ है ऊपर पर और पंखा भी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो इसमें आवाज आ जाएगा, आप तक स्पष्ट बातें नहीं पहुंच पाएंगी, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पसीना से तरबतर है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं नोट्स। इसमें खास बात क्या है, तो इन तीनों प्रक्रियाओं का संयोजन एक संपूर्ण शिक्षा अनुभव प्रदान करता है और छात्रों को शैक्षिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर समृद्ध बनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शिक्षा के रूप के बारे में बात करते समय तीन मुख्य आधार होते हैं। क्या क्या होते हैं वो तीन मुख्य आधार? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, है ना। ये क्या है? ये रूप शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और अंगों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। औपचारिक शिक्षा की जहां तक बात करेंगे बंधु, तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हो गया कि यह शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी इत्यादि में संचालित होती है। इसमें नियमित पाठ्यक्रम होता है, परीक्षाएं आयोजित होती है, ट्रेनर जिसको प्रशिक्षक कहते हैं वो होते हैं और प्रमाणीकरण मतलब सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है, मार्कशीट भी आपको दिया जाता है, अंक पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि दिए जाते हैं आपको। यह शिक्षा प्रणाली अक्सर विभिन्न प्रमाण पत्रों या डिग्रियों के लिए पाठ्यक्रमों की पूरी की जाती है। अगला देखते हैं बंधु, अनौपचारिक शिक्षा, जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, यह शिक्षा उन सभी गतिविधियों और अनुभवों को संदर्भित करती है जो बाहरी स्कूल या कॉलेज के बाहर होते हैं। इसमें खेल, कला, प्राकृतिक अनुभव, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियां इत्यादि शामिल हो सकती है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन में। और अनौपचारिक शिक्षा अक्सर अनुभवों और व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से होती है और प्रमाणित नहीं होती। इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो यह शिक्षा अक्सर फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा के बीच का आधार होता है। इसमें संगठित पाठ्यक्रम होते हैं, लेकिन ये पाठ्यक्रम शिक्षा संस्थानों के बाहर आयोजित किए जाते हैं। यह
इस प्रकार की शिक्षा अक्सर उन लोगों के लिए होती है जो नियमित स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जैसे कि वयस्क शिक्षा, जैसे श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम, है ना। ये आपको ध्यान देना। वयस्क शिक्षा में जैसे देखिए, अभी आप लोग हाई स्कूल के टीचर हैं या +2 के टीचर हैं, तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल में जो है मुखिया का साइन होता है ना। उसमें यह भी लिखा रहता है कि आपने कितने लोगों को शिक्षित किया, कितने वयस्कों को आपने शिक्षा दी, जो निरक्षर लोग थे उनको साक्षर बनाया, कितने लोगों को साक्षर बनाया, है ना। तो ये सारी चीजें। श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम, अभी KYP प्रोग्राम भी चला है, कंप्यूटर का देखते होंगे कि हर ब्लॉक में जो है दिया जा रहा है। बंधु इस सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए। देखिए पसीना से तरबतर हो गए हैं और पंखा इसलिए नहीं चला पा रहे हैं ताकि आपको मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। नहीं तो ये जो माइक्रोफोन है ना, वो पंखा की आवाज को कैच कर लेगा, फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो थोड़ा सा यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं। आप केवल सेशन को शेयर कर दीजिए, दोस्तों मित्रों सहयोगियों तक पहुंचाइए, केवल इतना ही आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आगे देखते हैं हम लोग। नोट वाली बात जहां तक करेंगे तो इन तीनों रूपों की शिक्षा का संयोजन एक समृद्ध और पूर्णतः शिक्षा प्राप्त प्रक्रिया को बनाता है और छात्रों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाली शिक्षा को संवैधानिक रूप से प्रणालित किया गया है। निम्नलिखित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है जो राष्ट्रीय आदर्शों को शिक्षा के माध्यम से प्रतिबिंबित करते हैं। सबसे पहले प्रजातंत्र है। क्या है प्रजातंत्र में? तो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक तंत्र के अनुसार शिक्षा सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी बात, समान और स्वतंत्र शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। दूसरा है समानता, यानी भारतीय संविधान धारा 14 और 15 के तहत, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बंधु, धारा 14 और 15 के तहत समान शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करता है। सभी नागरिकों को समान अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार होता है, चाहे वे जाति, लिंग, धर्म या क्षेत्र के आधार पर ही क्यों ना हो। यह बात ध्यान रखेंगे। जहां तक स्वतंत्रता की बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार और स्वतंत्रता के माध्यम से छात्रों को विचार, अभिव्यक्ति और विकल्प का विकास करने का मौका मिलना चाहिए, है ना। और अगला पॉइंट है, शिक्षा में स्वतंत्रता और स्वाधीनता का महत्वपूर्ण रोल होता है जो छात्रों के मनोबल और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंधु। आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता की जहां तक बात है, सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत स्वीकार करता है, जिसके अनुसार शिक्षा का धार्मिक अवस्था को न देखते हुए सभी धर्मों के प्रति समानता का आदर्श होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है सेक्युलरिज्म का, कि शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए धार्मिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और धार्मिक समझौतों से बचा जाना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है हम लोग का सामाजिक न्याय, जिसको हम लोग सोशल जस्टिस कहते हैं। तो शिक्षा के विविध आयामों में सामाजिक न्याय को संवैधानिक रूप से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, जैसे कि विकलांग छात्रों, गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अतिरिक्त संबद्धता और समर्थन। और नोट यही है कि इन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले मौलिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। तो बंधु आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।